आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश की वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे हैं मंच पर। कैबिनेट विस्तार और यकीनन ये आखिरी 2021 का, जो कि 6 महीने के बाद ही उत्तर प्रदेश में फरवरी और मार्च के महीने में इलेक्शन होंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। शाम के 6 बज चुके हैं और अब राष्ट्रगान के बाद सीधे कैबिनेट में बड़ा ये विस्तार। 7 चेहरे इस वक्त बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीछे, जिनको पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का ये फेरबदल, ये विस्तार जो योगी सरकार में हो रहा है। एक बार फिर सीधे सुनते हैं वहां पर क्या कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का मंत्री नियुक्त किया है श्री जितिन प्रसाद जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के मंत्री के गोपनीयता की शपथ, मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य में मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जितिन प्रसाद विधान परिषद भेजने वाली है बीजेपी। आज ही उनका नाम सामने आया है। पद और गोपनीयता की शपथ उनकी ओर से ले ली गई है। 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस में सचिव बने और उसके बाद से कांग्रेस में उनका कद लगातार बढ़ता गया। 2009 में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव धौरहरा से लड़े और फिर वो विजयी भी हुए थे भारी मतों से। उनको मंत्री भी बनाया गया। 2011 में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय उनको सौंपा गया। श्री धर्मवीर सिंह, श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं छत्रपाल सिंह गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। छत्रपाल सिंह गंगवार ओबीसी कुर्मी जाति से आते हैं, बरेली के हैं। बरेली के बहेड़ी से विधायक चुने गए हैं। आरएसएस में भी वो जाते रहे हैं। उनकी एक अलग तरह की राजनीति रही है। पहली बार 2007 में जीते थे। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पलटू राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पलटू राम यूपी के बलरामपुर से विधायक हैं, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। बलवंत जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं डॉक्टर संगीता बलवंत ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। धन्यवाद। डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर से आती हैं। संजीव कुमार जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। बिना समय गंवाए बैक टू बैक लगातार शपथ ग्रहण समारोह और अब अगला नाम भी बुलाया जा चुका है, सीधे सुनते हैं। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संजीव कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। संजीव कुमार को आपने सुना। ओबरा जो रिजर्व सीट है, शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दिनेश खटीक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राज्य के राज्य मंत्री के लिए गोपनीय की शपथ मैं धर्मवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। धर्मवीर प्रजापति आगरा के निवासी हैं। बीजेपी में कई अहम पद वो संभाल चुके हैं। पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली। प्रदेश बीजेपी में संभाल चुके हैं कई अहम पद। और इस तरह से आपको बताते चले कुल 7 लोगों का जितिन प्रसाद, छत्रपाल सिंह गंगवार, पलटू राम, डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद, संजीव कुमार, दिनेश खटिक और धर्मवीर सिंह, इस तरह से कुल 7 लोगों ने पद और गोपनीयता की शपथ यहां पर ले ली है। जो लाइव तस्वीरें इस वक्त राजभवन से आप देख रहे हैं और ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार का काफी महत्वपूर्ण आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। ये लाइव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक एक करके वो तमाम चेहरे आपके सामने हैं। सबसे पहले शुरुआत जितिन प्रसाद से हुई। 47 साल उनकी उम्र, शाहजहांपुर में जन्मे, वही उसी इलाके का लगातार वो प्रतिनिधित्व भी करते रहे हैं और सभी को बुके देकर, देखिए फूलों का गुलदस्ता सभी को देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। एक एक करके मुख्यमंत्री से भी सभी मुलाकात कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जितिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा, छत्रपाल सिंह गंगवार बरेली से आते हैं, ओबीसी कुर्मी चेहरा, पलटू राम अनुसूचित जाति खटिक जाति से वो ताल्लुक रखते हैं, उनको जगह दी गई है। डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर से आती हैं, बनारस के ठीक बगल में है गाजीपुर, ओबीसी मल्लाह जाति का वो प्रतिनिधित्व करती हैं। संजीव कुमार ओबरा सीट से वो विधायक, उनको यहां पर जगह दी गई है। इसके अलावा दिनेश खटिक जो कि एससी समुदाय से आते हैं, मेरठ के हस्तिनापुर से, उनका चेहरा भी आपको दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी को फूलों का गुलदस्ता देकर उन सभी को बधाई देते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। और धर्मवीर सिंह जो कि विधान परिषद सदस्य हैं, उनको भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। इस तरह से ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार का, क्योंकि 5 महीने के बाद फरवरी और मार्च के महीने में वहां पर, और देखिए अब फोटो सेशन का भी ये दौर चल रहा है, क्योंकि इन चेहरों के ऊपर अब अहम जिम्मेदारी होगी। वक्त बहुत कम है सरकार के कामकाज को लेकर, किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाते हैं। क्योंकि 2017 शानदार प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया गया था, जब 403 विधानसभा सीटों में से 325 पर एनडीए ने कब्जा किया था। इसमें अकेले बीजेपी की 312 सीटें थी। यकीनन उसी तरह का प्रदर्शन अब 2022 में भी करने की चुनौती है और फोटो सेशन का ये दौर खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको मुस्कुराते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, अपने साथ नए सिपह सालारों के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने, जिन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ इन तमाम लोगों को दिलाई। और अब वहां पर राष्ट्रगान और फिर आज के कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है, यूपी में 7 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार योगी सरकार का ये यूपी में 6 मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण पूरा। जितिन प्रसाद, छत्रपाल सिंह गंगवार, पलटू राम, डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद, संजीव कुमार, दिनेश खटिक, धर्मवीर सिंह, इन तमाम लोगों की ओर से कैबिनेट मंत्री के तौर पर जितिन प्रसाद ने शपथ लिया। और यकीनन आज की ये तस्वीरें कम से कम यूपी बीजेपी के लिए बेहद खास हो जाती हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि आखिर वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिनको शामिल कराया जाएगा और उनके जरिए
आगे बढ़ेगी बीजेपी। तमाम क्षेत्रीय जातीय संतुलन को साधने की ये कोशिश की गई है, क्योंकि अगर मेरठ के हस्तिनापुर से दिनेश खटीक को लाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें गाजीपुर पूर्वांचल से तो डॉक्टर संगीता बिंद को जगह दी गई है। वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के बलरामपुर से पलटू राम को भी शामिल किया गया है, जो कि अनुसूचित जाति खटीक समुदाय से वो आते हैं। इस तरह से कुल 7 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है और उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण अब पूरा हो चुका है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हुए। लेकिन सबसे पहले कुमार अभिषेक आपके पास आते हुए 7 नाम, जिनमें एक संजीव कुमार भी हैं, दिनेश खटीक, धर्मवीर सिंह, डॉक्टर संगीता बिंद, पलटू राम, छत्रपाल सिंह गंगवार और जितेंद्र प्रसाद, इनके जरिए क्या संकेत और क्या बड़ा संदेश आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इन चेहरों के जरिए बीजेपी देने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल चित्रा, ये जो संजीव कुमार नाम है दरअसल ओबरा के वही विधायक हैं जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संजय गोंड के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो बीजेपी ने संजीव कुमार को अनुसूचित जनजाति के कोटे से लाया है। आप देखिए 7 मंत्री और 4 एमएलसी, कुल 11 होते हैं और इन 11 लोगों में एक अगर आप जितेंद्र प्रसाद को छोड़ दें तो बाकी जो 10 नाम हैं ये सब या तो अति पिछड़ी जाति से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, या फिर दलित हैं और दलितों में भी जो अति दलित हैं उनसे हैं। तो एक बड़ा मैसेज देने की बीजेपी ने कोशिश की है कि वो उन समुदायों को, उन तबकों को इस बार प्रतिनिधित्व दे रही है जो अभी तक या तो अछूते रहे हैं या उनका रिप्रेजेंटेशन कम रहा है। गोपाल भंजन भुर्जी, मैं सिर्फ ये नाम ले रहा हूं क्योंकि ये नाम ऐसा है जो आप देखेंगे सड़कों पर जो लोग ठेलों पर भूंजा बेचते हैं ये उस समुदाय से, उस तबके से आते हैं। इसी तरीके से आप देखिए दिनेश खटीक पुराने संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, मेरठ के हैं, हस्तिनापुर से हैं। पलटू राम सोनकर समाज से आते हैं। जो आप नाम देखेंगी संगीता बिंद मल्लाह निषाद जाति कह लीजिए उनसे आती हैं। तो बीजेपी ने ये एक चुनाव के पहले जातियों का एक गुलदस्ता सजाने की कोशिश की है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि चुनाव में जो उनका समीकरण 2014 में था, जो उनका समीकरण 2017 में था, उसी समीकरण के बूते बीजेपी 2022 के चुनाव में जा रही है। यानी कि समीकरण का मतलब वही अति पिछड़ी, वही पिछड़ी जातियां, वही ओबीसी वोट बैंक जो बीजेपी का अब वोट बैंक कहा जाता है और जिनके बूते इन्होंने 14, 17 और 19 की नैया पार की थी। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ मरमरिंग चल रही थी कि उन जातियों को जिन्होंने लगातार कमिटेड होकर वोट किया है वो कहीं ना कहीं उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो बीजेपी की इस बार कोशिश सिर्फ जातियों की नहीं है। दूसरी बात, आप इनका इलाका देख लीजिए, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक, बिल्कुल, और गोरखपुर से लेकर मेरठ तक, सब तरफ के लोग इसमें शामिल किए गए हैं, बरेली तक। यानी कि चारों क्षेत्र हैं जहां से लोगों को शामिल किया गया है। और बीजेपी की कोशिश इन चेहरों को आगे करने की होगी ताकि उन छोटी छोटी जातियों को के सामने रख सकें जिनके बूते बीजेपी को लगता है कि उनकी नैया पार हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण बातें आपने अभिषेक कही हैं और दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको सभी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद हैं, शरद प्रधान जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और विजय त्रिवेदी जी। सबसे पहले प्रभु चावला जी, आपका रुख करते हुए, फूलों का गुलदस्ता सजा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं ताकि अपने कमल के फूल को 2017 की तरह एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में खिलाया जा सके। कामयाबी मिलेगी और इन चेहरों पर क्या कहेंगे आप? चुनाव चुनौती तो बहुत बड़ी है क्योंकि लगता है जो 325 सीटें पहले आई थी उसको रिपीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। जैसे पहले किसी ने कहा कि ये चुनाव पहली बार जो है योगी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट लड़ा जाएगा, इसलिए योगी जी की भी उसके में प्रेस्टीज इन्वॉल्व है, इसलिए वो इस तरीके से काम की उन्होंने बैलेंस बनाया कि हर छोटे छोटे व्यक्तियों को जिनको कभी भी रिप्रेजेंटेशन सपना भी नहीं दे सकता कि वो मंत्री बन सकते हैं, उनको मंत्री बनाया गया है। मैसेज ये दिया जा रहा है कि छोटा से छोटा कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर मंत्री बन सकता है। ऊपर जो जितने भी लोग हैं आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा ब्राह्मण नेता अभी तक नहीं है, कोई बड़ा क्षेत्र कह सकते हैं शेड्यूल कास्ट का नेता भी उनके पास नहीं है, कोई बड़ा जाट नेता भी उनके पास नहीं है, कोई गुर्जर नेता भी उनके पास नहीं है। तो एक ही सिर्फ ठाकुर हैं या ब्राह्मण पहले होते थे कभी किसी जमाने के अंदर, वहां पर बैकवर्डनेस शुरू हुई थी जब कल्याण सिंह बड़े नेता बने थे। कल्याण सिंह के जमाने के अंदर जो बुके बनाया गया था उसी बुके को एक्सपेंड किया जा रहा है। कल्याण जी इतने सक्सेसफुल रहे थे, उनकी अटल जी के साथ बात बनी नहीं, उनकी वजह से उनको हटाना पड़ा, और उनके बाद इतना भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो रहा है। चुनाव ये है कि 2014 के बाद जो पहली बार चुनाव हुए वहां बीजेपी जीती कई प्रदेशों के अंदर, जहां दूसरी बार हुआ वहां नहीं जीती।
जैसे आप देखते हैं मध्य प्रदेश के अंदर नहीं जीती, बाद में सरकार उन्होंने बनाई, आपने देखा छत्तीसगढ़ में नहीं जीती, गुजरात में लगभग 99 सीटों पे रही थी। ये चुनौती है कि बीजेपी जब दोबारा जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, वहां पर कहीं ना कहीं ताकत उनको जरूर लगानी पड़ेगी। योगी जी अपने आप में बड़े कद्दावर नेता हैं। अगर आप ओपिनियन इंडिया के देख लें तो बीजेपी के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे पॉपुलर नेता जो है वो योगी जी रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी मोदी जी के बाद आने के राहुल करने के नीचे है, परंतु कभी भी बीजेपी का इतना नेता जो है इतना पॉपुलर देश भर में नहीं हुआ। तो शायद इसी का फायदा उठा करके बीजेपी जो है योगी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बेसिक नेचर यही है कि वो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बाकी जातियां जो है जब वोट करती हैं, अगर आप देखिए कल्याण सिंह के जमाने से वो हिंदू के नाम से ज्यादा वोट करती हैं, हिंदुत्व के नाम पर ज्यादा वोट करती हैं। जो कल्याण सिंह ने के दिखाया था वो अब योगी जो है बड़ी जाति के हैं, परंतु सब जातियों को ले जाकर के वोट इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। काम के ऊपर वोट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर हम नहीं कह सकते, परंतु योगी जी के ऊपर ये मैंडेट जरूर है। और मोदी अपने योगी जो हैं अपनी टीम का एक्सपेंशन कर रहे हैं। उस एक्सपेंशन में ऐसे लोगों को ला रहे हैं जिनके प्रति कोई प्रदेश के अंदर कोई घृणा नहीं है, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, तो नए लोगों को लाकर एक नई चेहरा देने की कोशिश भी की गई है। ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से प्रभु चावला जी कही हैं। शरद प्रधान, जब मैं सीधे आपका रुख करते हुए वो तमाम खिले हुए चेहरे भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिन्होंने पद और गोपनीयता की अब से कुछ देर पहले शपथ ली है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बार बार यहां पर बात हो रही है। 1950-52 से लेकर अब तक अगर एक ही पार्टी जीती भी है दोबारा तो मुख्यमंत्री का चेहरा रिपीट नहीं हुआ, चेहरा बदल जाता है। लेकिन हाल के दिनों में पत्रकारों से मुखातिब मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए सरकार भी हमारी रिपीट करेगी और मुख्यमंत्री भी मैं बनूंगा, यानी कि अब तक जो रिकॉर्ड नहीं बना है वो मेरे नाम कायम होगा। इन चेहरों की बदौलत आपको लग रहा है कामयाबी मिलेगी योगी आदित्यनाथ को? साहब म्यूट हैं, अगर अनम्यूट कर पाए अपनी स्क्रीन को। सॉरी जी, वो देखिए जहां तक उसका सवाल है, कामयाबी इन चेहरों से उतनी नहीं मिलेगी जितने की उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे से और घूम फिर के नरेंद्र मोदी के चेहरे पे मिलेगी। इन लोगों से तो अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, इन लोग कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन एक मैसेजिंग जरूर जाएगी चलते वक्त कि हाँ ये हमने इन लोगों को इंक्लूड किया है। मुझे एक चीज जो है इस पे ये जो धर्मेंद्र सिंह जी हैं, धीरेन्द्र सिंह जो हैं जी, ये किस कम्युनिटी के हैं क्या आपको अंदाजा है? क्योंकि ये जाट, अगर क्योंकि जाटों का इसमें कोई भी मुझे नहीं, अनलेस कि ये जाट हो, क्योंकि जाटों की बड़ी नाराजगी दिखाई जा रही थी और बीजेपी को बहुत वरिड थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहां पिछली बार हिंदू मुसलमान होने से आपने धर्मेंद्र प्रजापति के बारे में पूछा है शरद जी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ धीरेन्द्र सिंह के बारे में, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बारे में, जो जिन्होंने लास्ट शपथ ली है, उनका क्या नाम? धर्मवीर सिंह विधान परिषद से उनको भेजा गया है। वो ओबीसी जाति से हैं। अच्छा, तो इसका मतलब जाट नहीं है। तो देखिए इसका मतलब जाटों के ऊपर इन्होंने शायद ये सोच लिया है कि जाट हमारे साथ इस बार नहीं आएंगे। हाँ। क्योंकि जाटों को का बड़ी संख्या में उनके साथ होने की वजह थी पिछली बार जो दंगे हुए थे 2013 में, उसके बाद से जाट जो है पूरी तरह से बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। अब मुसलमान और जाट फिर से एक हो गए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी काफी वरिड रही है। ऐसे उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई जाट इसमें लिया जाएगा, जिससे उनको खुश करने के लिए, जैसे उनके नाम पे जाट राजा के नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई एएमयू के पैरेलल, वो भी इसी उद्देश्य से बनाई गई थी कि भाई अभी जो बनाई गई है, हाल में प्रधानमंत्री खुद ही गए थे उसका नींव का पत्थर रखने के लिए। तो इस मंत्रिमंडल में बाकी लोगों को तो खुश कर लिया गया है, बाकी जातियों को, लेकिन जातियों को अभी भी इग्नोर किया गया है। ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है। इससे ऐसा लगता है कि इनको उम्मीद नहीं है कि जाट वापस बीजेपी में आ रहे हैं, और जिस तरह किसानों का आंदोलन चल रहा है जिसमें बड़ी तादाद में जाट हैं, लगता है कि बीजेपी ने गिव अप कर दिया है जाट्स के नाम पे। ठीक है, इसी सवाल के साथ सीधे मैं आपका रुख करते हुए, चूंकि विजय त्रिवेदी जी, ये महत्वपूर्ण सवाल उनकी ओर से उठाए गए हैं कि क्या जाटों को इग्नोर कर रही है बीजेपी, या फिर आज हम सब ने खुद देखा कि किस तरह से जाटों को लुभाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। खासतौर से गन्ना किसानों पर फोकस करते हुए समर्थन मूल्य को भी उनकी ओर से बढ़ा दिया गया और ये कहा गया कि 45 लाख किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। उनके इस बयान को कैसे जोड़कर देखा जा सकता है, या यहां पर चूक हो गई बीजेपी से?
चूक नहीं हुई। जैसे शरद जी कह रहे हैं वो बात काफी हद तक ठीक है कि वो समझ रही है पार्टी की अब बहुत ज्यादा उम्मीद उसको इस कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन पूरा फोकस कर रही है केवल मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात नहीं है। मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी है और जो मौजूदा मंत्रिमंडल है योगी आदित्यनाथ का उसमें भी जाट बिरादरी है। और आज जब मंत्री, अब फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, मैसेजिंग की बात है। आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उससे पहले वो किसानों के सम्मेलन में जाते हैं मुख्यमंत्री और वहां 25 रुपए प्रति क्विंटल जो है एमएसपी बढ़ा देते हैं गन्ना किसानों की। जो गन्ना किसान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के है, जिसका सबसे बड़ा फायदा जाट कम्युनिटी को होगा। किसान सम्मान निधि योजना का बार बार प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं और एमएसपी बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है, मंत्री बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो उस तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है वहां पर कि जाट कम्युनिटी को कैसे वहां पर यूज किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए और कैसे उनको साथ लिया जाए। दूसरी बात है कि ये चुनाव को 2017 और 2022 के चुनाव में बड़ा फर्क क्या है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो वहां एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था जब अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। और अब 2022 में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी वहां पर शामिल हो सकता है क्योंकि 5 साल से सरकार है। पिछले दिनों जो 1.5 साल से कोरोना का जो रहा और उसमें सरकार को लेकर कई बार सवाल भी खड़े हुए, वो भी विषय हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ये सरकार की उपलब्धियां रही हैं। सर क्या कहेंगे, आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार हुआ? बहुत मैं बधाई देता हूं, विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। और आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। इस टीम के साथ सर 350 पार कर लेंगे? निश्चित तौर से 350 पार करने का एक लक्ष्य जो हम लोगों का 300 पार का है, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह पूरी टीम बहुत सबल है, सजग है और बहुत परिश्रमी है और इसका राजनीतिक दृष्टि से भी फायदा मिलेगा और सरकार में रह करके जनता की सेवा की दृष्टि से भी फायदा मिलेगा। सर उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण चुनाव है और उसके पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या देख? तो आप देख पा रहे हैं ये 7 चेहरे और इसी के साथ ही दोनों ही डिप्टी सीएम की बातें भी आपने सुनी। उन्होंने कहा कि सभी को साथ में लेकर चलने की बीजेपी की एक कवायद है, लेकिन 7 चेहरे जितिन प्रसाद, संगीता बिंद, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, दिनेश खटिक और संजीव कुमार सिंह की ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा खास हो जाती हैं क्योंकि इन चेहरों की बदौलत अब बीजेपी चुनाव में ये बताने की कोशिश। निश्चित रूप से हम 2022 में स्पष्ट रूप से सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, चुनाव सामने है और एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने आपको दी है, राज्य मंत्री आपको बनाया गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम समय में हम लोग को जिस प्रकार से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, हम प्रयास करेंगे कि कम समय में अधिक काम हम लोग को करना है और ज़्यादातर हमारा पिछड़ा हुआ ज़िला है, हमारा आदिवासी बाहुल्य है, उनके लिए काम करना है और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक जो है कि जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम आगे आकर के विकास करने का काम कराएंगे। नए नवेले ये तमाम मंत्री हैं पद और गोपनीयता की जिन्होंने शपथ ली है और वो विकास की बात करते हुए कि हम इस सरकार को आगे ले जाने में और कामकाज जनता के प्रति करने के लिए अपनी जवाबदेही तय करेंगे। ये 7 चेहरे आपके सामने हैं, जितिन प्रसाद, संगीता बेन, धर्मवीर प्रजापति, पलटू राम, छत्रपाल गंगवार, दिनेश खटिक, संजीव कुमार गौड। विजय त्रिवेदी जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, अपनी बात आप पूरी करें प्लीज। जी, अभी आप मंत्रियों को सुन ही रहे हैं, वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे। कम से कम उनकी ये जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद कर ही रहे होंगे कि वो जो अपनी अपनी कम्युनिटी है उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ या भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2022 के चुनाव होंगे उसमें उनको लेकर आए और उस वोट में उनकी हिस्सेदारी बन पाए, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है दोबारा से, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका काम को लेकर नहीं हो सकती, इतना वक्त कम बचा है और राज्य मंत्रियों की वैसे भी कम भूमिका होती है, तो वो अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपनी अपनी असेंबली सेगमेंट को भी यदि जीतने में मदद करेंगे तो भी मुख्यमंत्री के लिए काम होगा।
दो बातें हैं। एक तो ये चुनाव में मुख्यमंत्री जी को लेकर बहुत बार सवाल खड़े हुए थे कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, तमाम बातें हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी ने, फिर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी ने क्या ट्वीट किया आपने देखा, आप खुद पढ़ रही थी, आपने लिखा कि ना भ्रष्टाचार करेंगे ना करने देंगे, नीयत और नीति साफ। बिल्कुल, भ्रष्टाचार न करेंगे न करने देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का ये नारा चुनाव के वक्त आया है, क्योंकि उससे पहले सरकारों, पिछली सरकार तक भ्रष्टाचार को लेकर बड़े आरोप लगे थे। और आपको याद हो मोदी जी ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये उसका एक पैरेलल नया नारा चुनाव से पहले दिया है मुख्यमंत्री जी ने। फिर मैं विज्ञापन में लंबे समय से काम किया है, उसी के अनुरूप आज माननीय मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो तय किया है कि राज्य मंत्री के रूप में मुझे जो शपथ ग्रहण आज करी है मैंने, उसके अनुरूप सबका साथ सबका विकास को साथ लेकर के चलना है। और इस उत्तर प्रदेश को जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश को एक हिंदुस्तान भारत के एक सबसे बड़े प्रदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसी के अनुरूप उसी टीम में मिलकर के हम लोग काम करेंगे। 3 माह बचे हैं, आप ऐसा कहना ये है कि बस खाना पूर्ति के लिए ये हुआ है एक्सपेंशन? विकास के नाम पर तो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन 3 महीने तो बहुत होते हैं काम करने के लिए। अगर आदमी काम करना चाहे तो एक दिन में भी कर सकता है। मायावती कह रहे हैं कि दलित जो है उनके साथ है, ऐसे में आप भाजपा की तरफ उनको कैसे लाएंगे? 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दलित समाज ने एक तरफ होकर के भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार, दलितों ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और करते हैं। 3 माह बचे हैं, सबसे पहले कौन सा काम करेंगे आप? जो भी समाज के अंदर, प्रदेश के अंदर जो भी मेरे विचार में काम लाया जाएगा वो काम मैं करूँगा। थैंक यू। तो आप सुन पा रहे हैं, एक एक करके तमाम मंत्री वो मीडिया कैमरे के सामने आ रहे हैं और जो भी दायित्व हमें दिया जाएगा उसके निर्वहन की यहां पर पूरी तरह से बात करते हुए। लेकिन यहां पर विजय त्रिवेदी जी, बीच में फिर आपको रुकना पड़ा था। कम से कम योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से एक रिकॉर्ड तो बना ही दिया है, क्योंकि इसके पहले उनके जितने भी सीएम हुए हैं, चाहे वो कल्याण सिंह हो, चाहे वो राम प्रकाश गुप्ता हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, तमाम लोगों ने, किसी ने भी 5 साल तक अपने कामकाज को पूरा नहीं किया था। अभी हाल ही में 4.5 साल का सेलिब्रेशन भी हुआ है बीजेपी में योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने का, और अब 5-6 महीने बाकी हैं। तो उस लिहाज से तो उन्होंने पूरा कर ही लिया है। हालांकि योगी जी जो दावा कर रहे हैं, उनके दावे में कितना दम है, अब इन चेहरों के जरिए क्या वो कर पाएंगे, इसके लिए 22 तक इंतजार करना होगा। जी, इसमें देखिए कि यदि मंत्री बनने से, एक तो बात है कि 4.5 साल पूरे किए, उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने 5 साल पूरे कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री वहां पर रहे हैं, 3 बार चुनाव जिताए, 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ में भी लगातार सरकार चली है, मध्य प्रदेश में भी चली है, तो वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी आप देखिए स्थिति क्या है कि हिंदुस्तान का हर छठा जो आदमी है वो उत्तर प्रदेश में रहता है आबादी के हिसाब से। लेकिन सरकार को देखिए तो उसमें उससे भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। केंद्र सरकार में 15 मंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, यानी हर 5वां जो मंत्री है वो हर जो 5वां एमपी है वो उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आज जब 60 मंत्री हो गए हैं तो यहाँ भी हर भाजपा का हर 5वां विधायक मंत्री बन गया। तो जब हर 5वां विधायक मंत्री और हर 5वां सांसद जो मंत्री हो जाए केंद्र सरकार में, तो वो एक मदद करेगा सरकार को चलाने में, सरकार को बनाने में। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर आरएसएस की तरफ से क्लीन चिट है और हरी झंडी है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। और आरएसएस जो है वो भले ही राजनीति से दूर रहने की बात करे, लेकिन इस पूरे चुनाव के पीछे उनकी ताकत, उनके स्वयंसेवक, उनके प्रचारक लगातार लगे हुए हैं, बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, वो सब, तो वो भी एक महत्वपूर्ण काम है। तो ये पूरा पैरेलल 2 ताकतें काम कर रही है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है और संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ लगा हुआ है, क्योंकि वो 2022 का ही चुनाव नहीं देख रहे, वो 2024 का चुनाव भी देख रहे हैं। और 2024 के चुनाव की जीत के लिए उन्हें लगता है कि 2022 को ज्यादा बेहतर तरीके से जीतना होगा। मुझे याद आता है कि 2012 से पहले योगी नरेंद्र मोदी जी को कहा गया था आरएसएस की तरफ से कि वो दिल्ली में आ जाएं और केंद्र की राजनीति करें, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2012 का चुनाव जीतकर
फिर केंद्र की राजनीति में आऊंगा। और 2012 के चुनावों के लिए उन्होंने बहुत ताकतवर रणनीति बनाई और सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके वो 2012 का मुख्यमंत्री बने तीसरी बार, और फिर वहां से उन्होंने केंद्र की राजनीति शुरू की। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कोशिश करेंगे कि वो एक दमदार वापसी करें। हालांकि चुनाव इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी। प्रभु शरद प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे हैं और जल्दी से एक लाइन बोल दूं। अभी विजय त्रिवेदी जी बोल रहे थे कि हर छठवां व्यक्ति हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश का ही है। तो मुझे कल प्रधानमंत्री ने अमेरिका में जो बातें कही थी कि हर छठवां व्यक्ति दुनिया भर का वो भारतीय है, तो उससे जोड़कर, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए शरद प्रधान। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे मित्र विजय त्रिवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री का जो नया स्लोगन है वो मोदी जी वाला कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो ये बात सही है कि ना खाऊंगा तो बात मानता हूं मैं, लेकिन खाने नहीं दूंगा ये बात बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि हकीकत ये है कि इनके तमाम मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कई तरीके के भ्रष्टाचार उजागर भी हुए हैं, जो चाहे किसी राइवल पॉलिटिकल पार्टीज ने करे हो, आम आदमी पार्टी वालों ने करे हो, लेकिन उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है। कई मंत्री हैं जो जिनके बारे में मशहूर है कि वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, तो ये कहना सही नहीं है। ठीक है, एक क्लोजिंग मुख्यमंत्री का जहां तक सवाल है वो क्लीन है। मुख्यमंत्री के बारे में सब मानते हैं कि वो साफ है। मुख्यमंत्री के बारे में सब मानते हैं कि वो पूरी तरह से क्लीन है, लेकिन बहुत सारे उनके मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये बातें शरद प्रधान जी कह रहे हैं। नहीं, बात ठीक है त्रिपुरा जी, बात इतनी हो रही है कि हर पांचवा मंत्री अभी बताते हर पांचवा एमएलए मंत्री है, पता नहीं अब कितने मंत्री हैं वहां पर। 350 में से 70 मंत्री होने चाहिए अगर उनकी बातचीत है, फिर पता नहीं वहां पर 70 मंत्री हैं, आपको पता होगा याद है आप पर। सवाल ये है कि ये मंत्री भारतीय जनता पार्टी के और 60 अंदाजन पांचवा, हाँ तो पांचवा पर मेरे नॉलेज नहीं है, पर बार बार उसकी बात करें कि एमएलए बनने, मैंने कहा कि नेतृत्व के ऊपर चुनाव लड़ा रहा था। अब हम ये नई थ्योरी निकालने की कोशिश करें कि बाकी एमएलए के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा, तो एक अपने आप में बहुत अजीब सी बात होगी। चुनाव कौन किसके वोट पड़ेगा वहां पर, कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहता है, मुख्यमंत्री कौन है वहां पर, योगी जी हैं। उसके बाद जितने 7 लोग ये लोग आए हैं, ये उनके सिफातला जरूर हैं कि वो अपनी सीट निकाल करके आएंगे, उसमें से एमएलसी बना दिया एक को, वो अपनी चुनाव लड़ेंगे नहीं। अब यूपी का चुनाव ये कि हमने आगे 312 के जीत करके पिछली बार आए थे, उससे आगे जाते हैं ये नहीं जाते, या उससे कम रहते हैं। 2012 के अंदर एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ा नहीं पड़ा था, 2017 में एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ा। अब 2022 के अंदर जैसे कह रहे थे एंटी इनकम्बेंसी वोट है, परंतु विपक्ष के अंदर क्या है, विपक्ष के अंदर किसके नाम से उठे? अखिलेश यादव ये किस तरह दिखाई देते हैं कि मायावती तो अपने घर से बाहर ही निकलती नहीं है, लिख के भाषण पढ़ देती हैं, उनके साथ दूसरा आदमी कौन है पता नहीं है। सतीश मिश्रा जी को कई बार कहती है ब्राह्मण नेता है, तो वहां पर मायावती सिर्फ बाहर निकलती नहीं है, अखिलेश यात्रा पर निकल जाते हैं कभी कभी। अब चुनाव के हमारी बीजेपी पार्टी जो इनकी है, एक बीजेपी पार्टी अपने आप को एक टीम बना करके चल रही है। उनके प्रधानमंत्री का चेहरा भी है, योगी जी का चेहरा भी है, विपक्ष टूटा हुआ है। अभी कह रहे थे करप्शन है या नहीं है, करप्शन के नाम पर वोट शायद पढ़ते नहीं है। आजकल करप्शन एक मुद्दा जरूर बन गया पत्रकारों के लिए, हमारे लिए, परंतु करप्शन अनफॉर्चुनेटली एक एथिकल इश्यू यूपी पॉलिटिक्स में कहीं किसी पॉलिटिक्स में नहीं रहा। अगर आप ज्यादा करप्ट हैं तो ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, परंतु उसके नाम से वोट मिले। मैं शरद जी में लौटूंगी जो बातें प्रभु जी ने कही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मोहसिन रजा साहब जुड़ चुके हैं जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं। मोहसिन साहब, फूलों का गुलदस्ता तो 7 और लोगों को जोड़कर आपकी ओर से बना लिया गया है, लेकिन 2022 में कमल फिर से खिलेगा। और शरद प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री तो क्लीन है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर सवाल उठते हैं कि उनमें दाग है। कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए, जहां तक शरद जी की बात है, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने उन साथियों को जो हमारे मंत्रिपरिषद के साथियों ने आज शपथ ली है, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि हम सारे वर्गों के लोगों को, सभी को, जिनको लोगों ने वंचित रखा हमेशा, और ये लोग वो हैं, ये वो समाज है जिसको लोगों ने वोट बैंक बनाकर रखा, हम उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में जिम्मेदारी सौंप रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, आदरणीय योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, कि वो अपने समाज के लिए कार्य करें। तो इसलिए हमारी नीति और नियत बिल्कुल साफ है। जहां तक आपने बात की शरद जी की, शरद जी को हो सकता है कहीं कोई चीज नजर आई होगी और वो चीज को लेकर वो बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रदेश की 23 करोड़ जनता को नहीं दिख रहा है, हम सबको नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री की आप कैबिनेट ले लीजिए वहां से, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की, कोई भी मंत्री पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं हो रहा है। वो अलग बात है कि शरद जी व्यक्तिगत तौर पर किसी से नाराज होंगे,
वो मैं मान सकता हूं, और अगर उसके लिए उन्हें समय देंगे तो मैं भेज दूंगा और वो उनसे क्षमा प्रार्थी भी हो जाएंगे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे पूरे मंत्री परिषद में कोई भी मंत्री पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, और आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 22 में फिर हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जो विस्तार की बात है, इसको अगर आप और दृष्टि से जोड़कर देखिएगा चित्रा, तो ये मानकर चला जाए कि ये विस्तार काफी समय से पेंडिंग था, होना था। और कभी बीच में आपने देखा हमारे बहुत बड़े नेता कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, तब थोड़ा सा टल गया। तो कुछ चीजें थी जिस परिस्थितियों के तहत थोड़ा सा देर जरूर हुई, लेकिन जो लोगों को स्थान मिलना है उनको ही स्थान दिया गया है। और आगे भी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट में विस्तार किया, वैसे आदरणीय योगी जी ने सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को बाकायदा जिम्मेदारी दी है कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए काम करें। सुप्रिया श्रीनेत भी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सुप्रिया, योगी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कांग्रेस कैसे देख रही है? वो कह रहे हैं कि अपने इसे गुलदस्ते के जरिए 2022 में फिर से कमल खिलाएगी बीजेपी यूपी में। से पहले तो उन सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं जरूर देना चाहती हूँ जो नव मुख्यमंत्री बने हैं। मैं एक बात लेकिन सुन के हतप्रभ हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ये सब बड़े काबिल लोग हैं। अरे भैया, तो 4 साल 7 महीने बाद क्यों बनाया? पहले ही बना देते ना। चुनाव में सिर्फ 15 से 16 हफ्ते रह गए, तो इतना विचार करने में कहाँ टाइम निकल गया। 2 बातें और कह दूं चित्रा जी, संजय निषाद जी का भी एक स्टिंग आया था बाहर, जिसमें वो कह रहे थे अखिलेश यादव जी और योगी जी उनके बहुत बड़े दुश्मन हैं, और वो ये भी कह रहे थे कि वो पुलिस थानों को जलवा देंगे, दुश्मनों को मरवा देंगे। आज उनको एमएलसी बनाया गया। जितिन तो मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन जितिन पहले एक ब्राह्मण चेतना मंच चलाते थे और कहते थे कि ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आज जितिन जी इस मंत्रालय में शामिल हुए तो क्या ब्राह्मण उभर गए? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अंततोगत्वा मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि मंत्री महोदय हैं, उत्तर प्रदेश में चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे औरतों की असुरक्षा हो, चाहे दलित लोगों का दमन हो, एनसीआरबी डेटा के मुताबिक दलितों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न में सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। दलित महिलाएं, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो उन्नाव हो, हाथरस हो, शाहजहांपुर हो, आपने खुद ही देखा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। गन्ना किसानों को बोला था 400, 4 महीने पहले अब 35 रुपया बढ़ाकर 350 किया गया उन्मूलन। तो इस तरह के वादे आपको लगता है किसान भूल जाएगा? क्या बेरोजगार उत्तर प्रदेश के जो दर की ठोकरें खा रहे हैं भूल जाएंगे कि 12 लाख सरकारी पद खाली हैं? और जब वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो आप कहते हैं मैं आपकी संपत्ति जब्त कर लूंगा। आपको लगता है कि ये सब लोग सब बातें भूल जाएंगे क्योंकि आज योगी जी ने कुछ लोगों को मंत्रालय में शामिल कर लिया है? थोड़ा हंस के बात करना ठीक रहेगा, आज अच्छा दिन है इनके लिए, लेकिन ये बातों का जवाब देना जरूरी रहेगा। बोलिए मोहसिन साहब, जो मुस्कुराने का भी पूरा मौका दे रही है आपको। सुप्रिया जी, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और देश में पूरी तरीके से चौमुखी विकास कर रही है, और आज हम सर्व समाज को लेकर चल रही पार्टी है। हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपने दलितों की बात की, उनका शोषण कांग्रेस ने किया। ब्राह्मण की बात आपने की, तो उनका भी शोषण आप ही ने किया है। आपने तो उनके नाम पर पूरे देश को ही लूटने का काम किया था। और आज जतिन जी अगर अच्छे एक नेता हैं, और अच्छा नेता अच्छी जगह ही जाना पसंद करता है, जब तक उन्हें लगा कि आपके यहाँ कुछ ठीक ठाक हो रहा होगा तो लगा होगा, लेकिन आज हमारी विचारधारा से जुड़कर वो देश के लिए काम करना चाहते हैं, प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं, तो कांग्रेस को पीड़ा होने की जरूरत क्या है? आप खुद अपने आप को, अपने मकान को गिरा रहे हैं, और आप अपने घर में रहने वाले लोगों को संभाल नहीं पाए, और आप उंगली उठाते हैं। और जो अच्छा होगा वो अच्छी जगह जाना पसंद जरूर करेगा। और आपने जो भी आपके नेता जो वाकई में देश हित में काम करना चाहते थे, उनका शोषण किया है कांग्रेस ने, वो छोड़कर, इसीलिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश से समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस है ही नहीं, बात मत करिए, और देश में बचाइए कि 1-2 सीट बच जाए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 1 सीट है आपके पास में, और हम 22 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। जो आपने कहा मोदी और योगी की जोड़ी का कार्ड क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? सुप्रिया जी, मैं इनको कुछ बातें याद दिला दूं, क्योंकि इन्होंने मुझसे बड़े व्यक्तिगत सवाल कर डाले कांग्रेस को लेकर। मैं फिर से बोलूंगी, 53 मंत्री पहले थे, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ 60 ही बना सकते थे, इसलिए 7 को इंक्लूड कर लिया गया। मैं फिर से पूछूंगी, आपके यहाँ अगर प्रतिद्वंदी है तो आपके फ्रंटल सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उनके घर पहुंच जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई आ जाए
प्रतिद्वंदी तो उसने गंगा नहा के सर्व से धुलाई कर ली और वो पवित्र होकर आ जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे मुकदमे सब कुछ भूल जाए क्योंकि आपकी गंगा में गोता लगा लिया। ये तो आपकी असलियत है, मुझे इसकी असलियत मत समझाइए। आप प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, आपके सांसद और आपके विधायक हापुड़ में देखिए क्या हो रहा है, देखिए आगरा में क्या हो रहा है। आपके लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं जा पा रहे क्योंकि जनता इतनी नाराज है और जवाब चाह रही है। कौन सा वर्ग आपसे खुश है? किसान तो नाराज, बेरोजगार तो नाराज, युवा हताश है, औरतें असुरक्षित है। आपके साथ कौन खुश है? और मोहसिन रजा जी, एक महिला होने के नाते आज आपसे एक बात पूछती हूँ, हाथरस का मामला तो आपको याद होगा, उस दलित बच्ची के साथ क्या हुआ। और जब आपके सारे प्रवक्ताओं ने, सूचना सलाहकारों की मंडली ने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बोला था कि वहां रेप नहीं हुआ और सीबीआई की चार्जशीट ने उस पर रेप लिखा, तो क्या किसी एक भी व्यक्ति का तबादला हुआ? क्या किसी एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये उत्तर प्रदेश है आपका, ये मेरा गृह क्षेत्र को आपने बना दिया है। कैसी बातें करते हैं आप हमारी हैसियत पे सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे सारे लोगों को गंगा में अगर गोता लग जाए तो आप आत्मसात करने के लिए तैयार है। दिक्कत की बात यह है, आपके चुने हुए लोग अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जा पा रहे हैं। मोहसिन साहब, थोड़ा खैर खाइए, थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो गई ना, आपका प्रवचन हो गया हो तो हम बहन आपको जवाब क्यों? आप मेरा भाई का जवाब दे दीजिए। भाई, हमारी आपकी विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। आप हमारी बहन है, हमारी आपकी विचारधारा की लड़ाई है, व्यक्तिगत नहीं है। आपका भी स्वागत है, आप बेकार वहां परेशान हो रही हैं। आइए, अगर आपको काम करना है तो हमने कभी भी अच्छे लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे बंद नहीं है। मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ, आप अच्छी लगता है, आप मुझे पता है वहाँ पर स्टेशन में जी रही है क्योंकि वहाँ पर अच्छे लोगों की कदर नहीं है। वहाँ पर जो देश के लिए काम करेगा, जो देश के लिए कार्य करता है, उसकी कोई कदर नहीं है। और आज महिलाओं का सम्मान अगर है कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 11 महिलाएं देश का गौरव बढ़ा रही हैं। क्या बात देश का गौरव बढ़ा रही हैं। 11 लखीमपुर में औरत का वस्त्र खींचकर, निर्वाचित औरत का वस्त्र खींचकर महिलाओं का सम्मान कर रहे थे। लखीमपुर जैसी जगह में जाती है, उसको बचाने का प्रयास मत करिए। देश की जनता उसको अच्छी तरह से समझ चुकी है। कांग्रेस ने हमेशा देश विरोधी लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया, हमेशा देश के खिलाफ काम करने वाले लोगों को मुद्दे की भी बात कर लिया करिए। इसका परिणाम है सवाल का जवाब देना सीखिए ना, सत्ता में बैठे हैं। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता को विश्वास है, उनको सम्मान है, गौरव बढ़ रहा है देश का। आज कौन सा गौरव बढ़ा रहे हैं भाई? 124 करोड़ लोग लखीमपुर में कौन सा गौरव बढ़ा? ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखें। एक बार मोहसिन रजा की बात खत्म हो जाए, सुप्रिया जी में फौरन आ जाएंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे आप? कांग्रेस तो बोलने के लायक ही नहीं रह गई देश में। मोहसिन भाई, कुछ ढंग की बात भी कर लिया करिए। उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया और देश में भी हाशिए पर पड़ी है कांग्रेस पार्टी। लेकिन कहीं भी विकल्प के तौर पर खड़ी है क्या सुप्रिया श्रीनेत जी? ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। जो मुद्दे आपने गिनाए वो यकीनन वो मुद्दे इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सामने क्या वास्तव में विकल्प है? भाई, आपको लगता है विकल्प नहीं है? तो जनता निर्धारित करेगी ना कि स्टूडियो में बैठ के सुप्रिया श्रीनेत, मोहसिन रजा और चित्रा त्रिपाठी नहीं डिसाइड करेंगे। जनता ने अपना मन बना लिया है। और मैं फिर से बोलूंगी, उत्तर प्रदेश में देश के 9 लाख में से 4 लाख कुपोषित बच्चे हैं। बच्चे मर रहे हैं एक रहस्यमयी बुखार से, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, ये कहते हुए भी मोहसिन रजा साहब आपकी जबान नहीं कट रही है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये भारत सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। उनके आंकड़ों की तो जवाब दिया करिए। आप क्या बात कर रही है? चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आज उनके मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। सुप्रिया जी, जो बातें आपने यूपी सरकार के मद्देनजर पूछी हैं, आज रिशफल पंजाब में भी हुआ है, तो यकीनन वही बातें वहां पर भी लागू होती हैं। एनीवे, बस 6 महीने का और इंतजार। दोनों ही राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पंजाब में जहां अपनी सरकार को रिपीट करने की जिम्मेदारी चरण सिंह चन्नी के कंधों पर आ गई है, वो जीत का दावा अभी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो योगी मंत्रिमंडल में अपने इस विस्तार के जरिए बीजेपी का दावा है कि कमल एक बार फिर से 2017 की तरह ही खिलेगा। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा होगा? इन नेताओं के दाव में कितना है दम, इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। लेकिन इस खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी, चाहे पंजाब हो या उत्तर प्रदेश से आ रही ये तमाम खबरें हो, मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद के तमाम मुद्दे।